हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक, उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्वीटर आयन स्ट्रक्चर कैसा होता है अमीनो एसिड का, और बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक, तो देखो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है, तो उसको जानने के लिए हमको प्रोटीन्स जानना पड़ेगा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक ना, तो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इनका, ज़्यादा होता है, रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 6000 टू अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs। और इसका सेकंड डेफिनेशन आप लोग क्या देख सकते हो, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक ना, कंडेंसेशन पॉलीमर्स मतलब कि आपस में कंडेंस होकर के कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं ना। और पॉलीमर्स होते हैं ये सब, पॉलीएमाइड्स अगर आप लोग बोल सकते हो इसको, मोर प्रिसाइजली अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, पॉलीएमाइड्स होते हैं। मेड अप ऑफ लिंकिंग टुगेदर इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, ये आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लिंक रहते हैं। जैसे आप लोगों ने हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है, 4 हमारे पास हीम ग्रुप रहते हैं और उसके ऊपर 4 हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के लोब्स रहते हैं, तो वो वेरियस कॉम्बिनेशंस में अटैच्ड रहते हैं। ठीक ना, अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अटैच होकर के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना, मतलब आप लोग कह लो कि अगर प्रोटीन्स को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटीन। अगर इसका आप लोग हाइड्रोलिसिस कर दोगे, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आप इसका ब्रेकडाउन करोगे तो आपको पेप्टाइड्स मिलेगा पहले, फिर अगर पेप्टाइड्स का भी अगेन आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ब्रेकडाउन कर दोगे, तो आपको अमीनो एसिड्स सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। सिंपलेस्ट मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर लिया जाए, अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड इज अ बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड कैसे क्या है, बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बाई फंक्शनल का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों। अब वो 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक होगा अमीनो ग्रुप। ठीक, दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एक अमीनो ग्रुप। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2, यहाँ पे लगा दिया मैंने कार्बन, और ये रहा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये H, और यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक ना, ये कोई दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे हो कि एक कार्बन एटम है और वहाँ पे क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, एक है अमीनो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों और वो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप हों, तो वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देंगे अमीनो एसिड। ठीक, अब ये अमीनो एसिड भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म्स में डिवाइडेड रहता है। मतलब कि जैसे मान लो हमने कोई ये चेन लिया, CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक ना, अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले COOH के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये वाला अल्फ़ा कार्बन होगा, ये वाला बीटा कार्बन होगा, ये वाला गामा कार्बन होगा और ये वाला डेल्टा कार्बन होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अमीनो ग्रुप को यहाँ पर अटैच करता हूँ, मतलब NH2 ग्रुप अगर मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ तो ये जाएगा अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अमीनो एसिड। अगर मैं इस NH2 ग्रुप को यहाँ अटैच ना करके यहाँ वाले पोजीशन पे अटैच करता, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाता, अगर यहाँ पर अगर मैं NH2 ग्रुप अटैच कर देता मान लो, तो उसका नाम क्या होता है, ये था बीटा अमीनो एसिड। क्या होता है ये, बीटा अमीनो एसिड। वैसे ही गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड, मतलब जिस भी कार्बन पर हम लोग अमीनो ग्रुप अटैच करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वैसा वैसा उसका नाम होता जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ अमीनो एसिड का। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ये होता है H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो ग्रुप मैंने बताया था यहाँ पे मान लो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हाइड्रोजन ले लिया हमने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक ना, ग्लाइसिन के अलावा अगर मैं एक और नाम लूँ, मान लो यहाँ पे यही ले लेते हैं, ग्लाइसिन में जो नीचे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को मैंने CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक ना, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा एलानीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एलानीन। ठीक है, एलानीन आ गया। अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोग को दूं,
तो मान लो ये मैंने लिखा हुआ है H2N, यहाँ पे C, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे मान लो CH3, देखो ये लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे CH2 कर दे रहा हूँ और इसके एक हाइड्रोजन को मैंने एक फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक ना, हटा दिया, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानीन। क्या हो जाएगा? फिनाइल एलानीन। देखो एलानीन की तरह ही है सब कुछ, यहाँ वाला पोर्शन कितना है, एलानीन के जैसा ही है, बस यहाँ पे फिनाइल ग्रुप मैंने अटैच किया, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानीन। तो ये भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है। क्यों अल्फ़ा अमीनो एसिड है भाई? अल्फ़ा अमीनो एसिड क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला कार्बन क्या है? अल्फ़ा कार्बन है, और इसी अल्फ़ा कार्बन पे हमने अमीनो ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा अमीनो एसिड। अच्छा, हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि अल्फ़ा अमीनो एसिड ही हमारा बायोप्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ बायोप्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ बायोप्रोटीन, ठीक ना, इसीलिए हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, बायोप्रोटीन। आई बात समझ में? देखो ग्लाइसिन भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, एलानीन भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानीन भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ठीक। चलो, ये तो हुआ अमीनो एसिड के डेफिनेशन के बारे में बात। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी हम लोग इसका डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते होगे तो इसको एसिडिक बेसिक बिहेवियर्स के बेसिस पे इसको डिफ़ाइन कर दिया गया होगा, कैरेक्टराइज कर दिया गया होगा। कई किताबों में इसको इसेंशियल नॉन इसेंशियल के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया है। देखो पहला हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड। मान लो, अच्छा बीच में लिख देता हूँ, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ठीक। इसके नाम में ही देखो लिखा हुआ है अमीनो। अमीनो का मतलब अमीन ग्रुप, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक ना, अमीनो एसिड। अब अगर इस अमीनो एसिड को मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ इस बेसिस पे कि उनका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, तो यहाँ पे देखो मैं 3 प्रकार से ले सकता हूँ। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक ना। और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या ले सकता हूँ? न्यूट्रल अमीनो एसिड। और क्या हो जाएगा, गैस करो आप लोग, आखिरी वाला बेसिक अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब जितना ही हमारा बेस रहेगा उतना ही हमारा एसिडिक पार्ट रहेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मैं लगा देता हूँ, तो ये हमारा क्या है? एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। क्या है? एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है तो एक ही NH2 ग्रुप है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसका नाम अभी मैंने बताया था, पीछे लिखा था, ग्लाइसिन, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड, तो यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप आप लोग बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल एसिडिक हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और सॉरी CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और COOH ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। अब देखो इसका नाम एस्पार्टिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। कितने कार्बोक्सिलिक? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये एक अल्फ़ा अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। और यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक पार्ट है वहाँ पे उतने ही क्या हैं? बेसिक पार्ट्स भी हैं। अगर यहाँ पे मैं बेसिक अमीनो एसिड की बात करूँ तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लो ये H2N, NH2 मतलब, और ये कार्बन, ये COOH, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2। मैं यहाँ पे इसको 4 टाइम्स ले रहा हूँ। 4 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो? चलो अच्छा, 4 टाइम्स मैं आपको बता के ऐसे लिख दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा। CH2, 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 और यहाँ पे हो जाएगा NH2। अब देखो ये बेसिक पार्ट हमारे पास कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसका नाम है लाइसिन। क्या नाम है इसका? लाइसिन। तो ये कैसा अमीनो एसिड है? ये है बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे देखो बेसिक ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे 2 बेसिक ग्रुप हमने लगा दिया, और जबकि एसिडिक ग्रुप एक ही है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ फिर से यहाँ पे आ जाओ, एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड हो गया। और कोई एग्जांपल? हाँ है, एग्जांपल तो ढेर सारे होते हैं। H2N, यहाँ पे हो जाएगा COOH, ठीक। यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक और CH2 ग्रुप लगा दो,
यहाँ पे एक ही CH2 था, यहाँ पे मैंने 2 CH2 लगा दिए। और फिर अगर मैं इसको COH ग्रुप लगाता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। सही है। न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करूँ तो ग्लाइसिन भी है और उसके बाद एलानिन भी है, मतलब अभी जो मैंने लिखा था एलानिन, याद है आपको, COOH, ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, ये क्या है, एलानिन है, एलानिन। तो ये भी कैसा है, न्यूट्रल है। अगर फिनाइल एलानिन की बात करूँ, मतलब ये H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फिनाइल ग्रुप लगा दो आप लोग। तो ये भी कैसा है, एक न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये जगह फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया एसिडिक और बेसिक नेचर पर। अब अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड को हम लोग इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बेस में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, एक हो जाएगा हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड, क्या हो जाएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और एक हो जाएगा हमारे पास नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है, आप लोग जानते हो। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, नॉन इसेंशियल का मतलब जो उतना ज़रूरी ना हो। इसेंशियल का मतलब यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इट इज़ नीडेड बाय द बॉडी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक ना। अब यहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, it cannot be synthesized by body, it cannot be synthesized by body, ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से लेना पड़ेगा। it has to be taken from outside, it has to be taken from outside। outside का मतलब क्या हो गया, हमको अपने डाइट में इसको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक ना। अपने डाइट के अंदर इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेना पड़ेगा, बॉडी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बॉडी ने नहीं बना पाता, दैट्स वाई हमको इसको बाहर से लेना पड़ता है, अपने डाइट के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, they can be synthesized by your body, synthesized by your body, by your body, ठीक ना। इन्हें हमें हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, तो हमको इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस। अगर आप लोग का तो कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक ना, मान लो 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में हैं, तो उनमें से 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। आप डेटा पे मत जाओ, डेटा इधर उधर हो सकता है। कई किताबों में दिखा है कि 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से कि इसेंशियल 10 होते हैं और बाकी 12 नॉन इसेंशियल्स होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे डेटा पे मत जाओ, कई डिफरेंट किताब हैं जो कि डिफरेंट डेटा क्लेम करते हैं। बेसिक डिफरेंस समझो आप लोग इसेंशियल नॉन इसेंशियल का। तो ये एक और मेथड हो गया कैटेगराइज करने का कि अमीनो एसिड्स को हम लोग किस किस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम एक और बेसिस लेते हैं जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हो, देखो ये किस बेसिस पे है। पहला ले लेंगे एलिफेटिक, क्या ले लेंगे, एलिफेटिक अमीनो एसिड, एलिफेटिक अमीनो एसिड। और हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक, एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स तो 98% होते हैं, 98 नहीं बोलूँगा, 90% होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स खाली 10% ही होते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं एलिफेटिक का भी कैटेगराइजेशन है, जैसे यहाँ पे है पहला तो मोनो कार्बोक्सिलिक, या कह लो पहले मोनो अमीनो लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, मोनो अमीनो, मोनो अमीनो
मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, कंटेनिंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मतलब वो अमीनो एसिड जिसमें कि सिंगल अमीनो ग्रुप और सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे, मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो इसके एग्जांपल में क्या आएगा, ग्लाइसिन आएगा, क्या आएगा, ग्लाइसिन आएगा। ठीक, और क्या क्या आएगा, बोलो, एलानीन आएगा, एलानीन आएगा। ठीक, और क्या आएगा, फिनाइल एलानीन आएगा, क्या आएगा, फिनाइल एलानीन आएगा। ठीक ना, अभी मैं इनका स्ट्रक्चर अभी पीछे बताया हूँ, जैसे फिर से चलो बता देते हैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। NH2 यहाँ पे C, COOH यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर इसी H को मैं हटा के यहाँ पे CH3 कर देता हूँ तो ये एलानीन हो जाएगा। अगर CH2 कर देता हूँ और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानीन हो जाएगा। ठीक, सो सिंपल इज़ दैट। चलो ये हुआ। अब यहाँ पे एलिफेटिक अमीनो एसिड में और कैटेगराइजेशन क्या है, पहला तो हो गया मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक। अब यही मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक सल्फर कंटेनिंग, ठीक ना, तो यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग। अच्छा, ये यहीं पे नहीं रुकता है, यहाँ पे और भी है, ठीक ना, इसी ETC लगा आप लोग लगा सकते हो। सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक ना, अभी मोनो पे चल रहे हैं, मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक। ठीक, अब बाकी आप लोग लिखना ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, वही चीज़ लिखा है, सल्फर कंटेनिंग मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक। अब देखो यहाँ पे सल्फर होना चाहिए, जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ सिस्टीन का। ठीक, सिस्टीन क्या है, देखो सिस्टीन के अंदर यहाँ पे H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हम लगा देंगे SH। ठीक, थायोल ग्रुप मतलब सल्फर कंटेनिंग, तो ये हो जाएगा सिस्टीन, ये हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन मॉलिक्यूल आपका ऐसा दिखता है, सल्फर कंटेनिंग मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक और यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग, ये हो जाएगा सिस्टीन। यहाँ पे आता है सिस्टाइन, देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक होता है सिस्टाइन। सिस्टाइन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पे एक सल्फर, मतलब इसी मॉलिक्यूल को मैं उल्टा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना, CH2 यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे हो जाएगा NH2 और यहाँ पे COOH। ठीक है, ये देखो सेम आया ना, वही चीज़ को मैंने रिवर्ट कर दिया है और यहाँ पे सल्फर टू सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। अगर मैं सिस्टीन को यहाँ पे CYS से डिनोट करता हूँ तो सिस्टाइन क्या हो जाएगा, CYS सिंगल बॉन्ड CYS। ठीक है, यहाँ पे देखो सल्फर में क्या हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे भी और एग्जांपल्स आते हैं। ठीक, अब देखो और चलते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक, ठीक ना, डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसको देखो मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक, एक अमीनो ग्रुप रहना चाहिए और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहने चाहिए, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड में था, एस्पार्टिक एसिड था, जैसे कि हमारा ग्लूटामिक एसिड था। ठीक ना, तो ये सभी एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, ग्लूटामिक एसिड। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको फिर से बना के दिखा देना ताकि आप लोग को लर्न हो जाए पूरा। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको माइंड में पूरा फिट हो जाए, ठीक ना, क्योंकि आप लोग को लिखने से ही प्रैक्टिस में आएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा COOH। ठीक, ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। अगर ग्लूटामिक एसिड बनाना है तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COOH। ठीक, तो ये जाएगा ग्लूटामिक एसिड। आया बात समझ में। मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे मोनो अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया इसका। अच्छा, यहाँ पे भी और आ जाएगा, यहाँ पे ठीक है ना, ETC लगा सकते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे
अब हमने मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक देख लिया। अब यहाँ पे डाई अमीनो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाई अमीनो कर लेते हैं। डाई अमीनो और डाई कार्बोक्सिलिक मत करना अभी मोनो कार्बोक्सिलिक पे चलते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक ना। अब देखो ये क्या कह रहा है? डाई अमीनो, 2 अमीनो ग्रुप रहने चाहिए, जैसे लाइसिन के केस में, ठीक ना। लाइसिन के केस में, यार कलो ट्रिप्टोफैन के केस में, नहीं ट्रिप्टोफैन नहीं, ट्रिप्टोफैन तो एरोमेटिक के केस में चला जाएगा, ठीक ना। लाइसिन का केस देखो आप लोग, लाइसिन का केस जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था H2N और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन COOH और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 और यहाँ पे NH2। देखो यहाँ पे डाई अमीनो और मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक ना। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूँ, ये तो हुआ एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक ना। ये 4 तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग डाई अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक पे मत पहुँच जाना, वो नहीं होता है, ठीक। अब अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। अब जैसे मैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की बात करूँ, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या आएगा आपका? ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। क्या आएगा? ट्रिप्टोफैन आएगा, ठीक ना। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। अब देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब उसमें एक एरोमेटिक रिंग भी होना चाहिए और यहाँ पे अमीनो एसिड ग्रुप भी होना चाहिए। अच्छा, ट्रिप्टोफैन से भी बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है? फिनाइल एलानिन। देखो फिनाइल एलानिन जो आप लोग अभी स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा आप लोग को, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिनाइल एलानिन से मान लो यहाँ पे H2N मैंने लिखा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे मैंने एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया था ऐसे। तो देखो यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग भी है और अमीनो एसिड भी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ट्रिप्टोफैन के केस में क्या होगा? यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे बगल में कह लो कि ऐसे इस टाइप का, ठीक ना। यहाँ पे NH ग्रुप मान लो लगा दिया हमने, ये भी एरोमेटिक ही होता है एक तरीके से। और यहाँ पे आप लोग का ये वाला ग्रुप लगा रहता है, ठीक ना। मतलब ये वाले बेंजीन रिंग की जगह पे यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या होता है? अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन का केस हो जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो ये था एक बेसिक सा इसका क्लासिफिकेशन, जो कि आप लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक ना। तो क्लासिफिकेशन तो हमारा अब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ज़्विटरान स्ट्रक्चर के बारे में। ज़्विटरान स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे लिख देता हूँ। ज़्विटरान इसको आप लोग डाईपोलर आयन भी बोलते हो, किताब में आप लोग को लिखा मिल जाएगा डाईपोलर आयन, ठीक ना। ज़्विटरान स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, किसका? अमीनो एसिड्स का। सही है, ज़्विटरान स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो अमीनो एसिड है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया H2N, यहाँ पे C, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को आप ऐड अप कर सकते हो। तो ये क्या है हमारे पास? अल्फ़ा अमीनो एसिड है। देखो क्योंकि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन से अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा अमीनो एसिड हो जाएगा, अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब ये अल्फ़ा अमीनो एसिड एज सच, इसमें देखो 2 यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा अमीनो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप एज सच एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम मॉलिक्यूल के अंदर। दैट्स वाई ये क्या कर लेता है? ये वाले हाइड्रोजन का इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या करता है? ट्रांसफ़र करा देता है। ट्रांसफ़र कराने से हमको देखो क्या मिलेगा? H3, यहाँ पे N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे COO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे R। मतलब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 चार्जेस यहाँ पे अपोजिट चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो गए सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक। लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, भले ही यहाँ पे 2 चार्जेस मौजूद हैं। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो गया है,
अब ये कह सकते हो आप लोग स्टेबली एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन फॉर्म इसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखो दो पोल्स आप लोग को दिख रहे होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपोलर आयन। ठीक, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। अच्छा, क्या प्रूफ है कि ज्विटर अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है? तो देखो इसका प्रूविंग हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा देखो आयनिक की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब आयनिक ही है। अब ये आयनिक है तो हम लोग अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब आप लोग जानते हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ना ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है ना ही अमीनो ग्रुप का होता है। मतलब आप अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। NH2 ग्रुप किसी कंपाउंड में लगा हुआ है तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं? आयनिक के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। मतलब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लो NaCl है, ठीक ना, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? एक आयनिक बॉन्ड है। तो वो आयनिक बॉन्ड में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इंटरेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज रहता है। तो क्योंकि अमीनो एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, विच रिजेंबल्स टूवर्ड्स आयनिक कैरेक्टर। ठीक ना, यहाँ पे ये आयनिक कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। ये बताता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट अमीनो एसिड का बताता है कि ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक ज्विटर आयन फॉर्म में, डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, दूसरा अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक ना, ये वाटर में सॉल्युबल होता है बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक ना, अब देखो वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। मतलब कि ये सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब कोई भी कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में कब सॉल्युबल होगा? क्योंकि देखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आप लोग को ये थ्योरी पता होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर सॉल्वेंट है तो ज़रूर इस अमीनो एसिड के अंदर कुछ पोलर नेचर होना चाहिए, तभी ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है। तो ये भी एक प्रूफ है कि ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे पोल्स बना लेता है। और एक प्रूफ बता दे रहा हूँ, इसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है। क्या होता है? इट हैज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट। इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट भी होता है। अब डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सभी प्रूफ्स हैं जो कि अमीनो एसिड को बताते हैं कि ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो प्रूफ्स की बात हो गई, आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, थोड़ा एक और बात इसके ऊपर मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ तक आ गए हैं तो ठीक, इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब ये जो ज्विटर आयन है आपका अमीनो एसिड है, ठीक, ज्विटर आयन, या फिर इसको आप लोग अमीनो एसिड बोल दो, अल्फा अमीनो एसिड, ये दो चीज़ों के इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे OH ग्रुप देते हो, मान लो OH माइनस, ठीक ना, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हो, तो ये OH माइनस क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? देखो H2N, मतलब इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को उसने निकाल लिया। बेस है, उसको हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसने यहाँ से निकाल लिया कार्बन, यहाँ पे COO माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ था R। तो बेसिक कंडीशंस में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना, यहाँ पे एक फ्री अमीनो ग्रुप आपको दिख रहा है। ठीक ना, अगर हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड को बेसिक कंडीशंस में रखते हैं, बेसिक सॉल्वेंट में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हमको फ्री अमीनो ग्रुप मिल जाएगा और ये वो रिएक्शंस को शो करेगा जिसमें कि अमीनो ग्रुप की ज़रूरत होती है। आया बात समझ में? अच्छा, अगर इसी को मैं यहाँ पे वापस कन्वर्ट करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमको H+ प्रोवाइड करना है, मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से ही ये H+ क्या करेगा? वापस इसके पास चला जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। सही है। अगर मैं बात करूँ, ये भी इक्विलिब्रियम में रहता है, किसके साथ रहता है? OH माइनस आयन, और यहाँ पे H+ आयन मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। अब अगर देखो ये वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं H+ देता हूँ, अब इसके पास तो ऑलरेडी पूरा फुलफिल्ड है H+, तो ये वाला H+ कहाँ जाएगा? इस वाले COO माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा? H3N, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ था।
ठीक, इसको मैं स्ट्रक्चर 1 नाम दे दे रहा हूँ, इसको मैं स्ट्रक्चर 2 नाम दे दे रहा हूँ। ठीक, आया बात समझ में? तो जब इस वेटाराइन स्ट्रक्चर को मैंने बेसिक मीडियम में रखा तो वो एक हमको फ्री अमीनो ग्रुप दे दे रहा था, और जब इसी को मैंने एक बेसिक कंडीशन एसिडिक कंडीशंस में रखा तो हमको एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जा रहा था। आया बात समझ में? तो ये था एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हमने कर दिया। ये ऐसे नहीं रहता, ये हमेशा इन दोनों के इक्विलिब्रियम में ही रहता है। इक्विलिब्रियम में क्यों रहता है? देखो, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ना ही ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन दे पाएगा, ना ही ये अमीनो ग्रुप का रिएक्शन दे पाएगा। ठीक ना, ये स्टेबली ऐसे मौजूद रहेगा। लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता है इन दोनों के साथ, तो इक्विलिब्रियम में रहने की वजह से जब इसको अमीनो ग्रुप की मौजूदगी रहेगी, यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे रहेगा, तो वो जो रिएक्शन करना चाहेगा NH2 ग्रुप की मदद से वो NH2 ग्रुप की वो रिएक्शन कर पाएगा, और जो रिएक्शन COH ग्रुप की मदद से होने रहेंगे वो उनको COH ग्रुप लगाकर भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी वो दे रहा है और फ्री अमीनो ग्रुप भी दे रहा है। यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे ये बेसिक ग्रुप है, मतलब दोनों ही रिएक्शन ये करने के लिए रेडी है। इसलिए यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम दिखाना ज़रूरी समझा। ठीक है, अब देखो, ये तो हुआ वेटाराइन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सर इसके? देखो, एसिडिक, बेसिक, ये सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल को भी यहाँ पे आप लोग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक में। लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या बन जाता है कि देखो, जैसे कि मान लो मैंने ग्लाइसिन का केस लिया था, यहाँ पे H2N, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हमारे किसका केस था? ग्लाइसिन का केस था। इसका केस था ग्लाइसिन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन है, इससे जो अटैच्ड चारों ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप है ये COH, दूसरा ग्रुप है ये NH2, और तीसरा ग्रुप है ये हाइड्रोजन, चौथा ग्रुप है ये हाइड्रोजन। यहाँ पे चारों ही ग्रुप्स अलग अलग नहीं हैं। देखो, 2 ग्रुप अलग, तीसरा ग्रुप अलग, लेकिन ये चौथा वाला हाइड्रोजन सेम हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो यहाँ पे ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। लेकिन वही मैं बात करूँ एलानिन के केस में, मतलब ये CH2N, यहाँ पे कार्बन, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3। यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ही ग्रुप जो कार्बन से अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं। ये क्या है? एलानिन है। क्या है? एलानिन है। मतलब एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ करके जो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन है। सभी अमीनो एसिड का जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो एक एसिमेट्रिक सेंटर की तरह होता है। ठीक ना, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनका जो अल्फ़ा कार्बन है वो एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक ना, प्रोवाइड्स एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक ना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन के केस में, ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक ना, ये हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पे क्या है? एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पे क्या है? एसिमेट्रिक सेंटर है। अब इस एसिमेट्रिक सेंटर के होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या हुआ? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड करेगा। ठीक ना, डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स ये शो करता है। कौन कौन? ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड्स। आया बात समझ में? जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर हो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की वजह से एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन के आती है। क्या प्रॉपर्टी बन के आती है? जैसे मान लो ये एल कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। एल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एल कॉन्फ़िगरेशन को चलने से पहले यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो हम प्रोटीन से निकालते हैं, प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं?
एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो अमीनो एसिड जिनको प्रोटीन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक ना। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर देते हैं। प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट किया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव मिले। लेकिन अगर उसी को अमीनो एसिड्स को, अगर उसी अमीनो एसिड को हम लोग लेबोरेटरीज़ में सिंथेसाइज करें, क्या करें, सिंथेसाइज करने की कोशिश करें, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड को तो ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, और वही अमीनो एसिड को अगर हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं लेबोरेटरीज़ में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि देखो, जब हम लोग सिंथेसाइज करते हैं अमीनो एसिड्स का तो उस कंडीशन में हमको डेक्स्ट्रो फॉर्म भी मिलता है और लीवो फॉर्म भी मिलता है, ठीक ना। डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मिलते हैं और इक्वल कंसंट्रेशन में मिलते हैं, मतलब अगर 50% ये है तो 50% ये भी होगा। अब इन दोनों की मौजूदगी की वजह से एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है, ठीक ना। ऐसे मिक्सचर क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर रहे हैं और सेम डिग्रीज पर कर रहे हैं, ठीक ना, तो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे नेट बेंडिंग कुछ भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। जबकि प्रोटीन से अगर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर वो एल कॉन्फ़िगरेशन का है तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन का ही बना रहता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। आया बात समझ में। अब देखो, मोस्टली केसेस में जो हमारे पास होता है वो एल कॉन्फ़िगरेशन का ही अमीनो एसिड होता है। एल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने भी आप लोग अमीनो एसिड्स पाओगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन का ही पाओगे, ठीक ना, उसमें एल कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। अब अगर यहाँ पे जो हमारा बॉडी है रीसिंथेसाइज कर रहा है बार बार अमीनो एसिड्स का, अगर वहाँ पे एल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा गलती से भी किसी ह्यूमन बॉडी में डी कॉन्फ़िगरेशन आ गया, डी कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो वो अलग ही एक जेनेटिक ब्रीड को बना देगा, ठीक ना, अलग ही एक जेनेटिक ब्रीड को बना देगा। क्यों बना देगा भाई, देखो सभी ह्यूमन बींग्स में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन का अमीनो एसिड पाया जाता है, तो सभी ह्यूमन बींग्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक ना, वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसी एल कॉन्फ़िगरेशन अमीनो एसिड्स की वजह से सभी ह्यूमन बींग्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक ना कुछ उसमें कॉमन रहता है ह्यूमन बींग्स में। अगर ह्यूमन बींग्स में डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन भी पाए जाने लगे तो यहाँ पे जेनेटिक ब्रीड्स के हिसाब से यहाँ पे दो ब्रीड्स पाई जाएंगी, एक डी कॉन्फ़िगरेशन वाला, एक एल कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक ना। तो हमको दो डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, एक डी कॉन्फ़िगरेशन वाला, एक एल कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा। आया समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीनो एसिड्स ये रहा। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर कि इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं सर, तो प्रिपरेशन भी इसका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को याद हो जाए पूरी तरीके से, कहीं और जाना ना पड़े आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक ना, अमीनो एसिड्स, इन्हीं अमीनो एसिड्स का हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे। अगर मैं पहला मेथड ले लेता हूँ तो पहले मेथड में मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड। अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड, अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड मतलब यहाँ पे हमने मान लो R लिया, CH लिया, COOH लिया और यहाँ पे हमने कोई ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया, ठीक ना। अब इस वाले कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, अल्फ़ा कार्बन हुआ। अल्फ़ा कार्बन पे हमने एक हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया तो क्या हो गया, अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड, या इसको आप लोग बोल सकते हो कि अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना, अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने इसको नाम दे दिया अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है हमको। किसका फॉर्मेशन करना है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो देखो अल्फ़ा कार्बन पे एसिडिक ग्रुप तो मौजूद है,
अब हमको खाली यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप लाना है, Br को हटा के क्या लाना है हमको, अमीनो ग्रुप लाना है। ध्यान समझना अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे करना है। तो हम सिंपली इसको अमोनिया से ट्रीट कर देंगे। क्या कर देंगे, अमोनिया से ट्रीट कर देंगे। कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना अमोनिया को, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। आप अमोनिया की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते थे, NH4OH। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला देखो नाइट्रोजन है, ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास ऐसे, ठीक। अब ये एक SN2 मैकेनिज्म से सब्सटीट्यूशन कराएगा। अब जैसे ही इस वाले कार्बन पे आया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा रिजल्ट, RCH, यहाँ पे आ जाएगा NH2, और यहाँ पे अगर मैं इसको NH2 पॉजिटिव कर देता हूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक ना, ज्विटरन फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO-, सही है। ये वाला हाइड्रोजन को मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको H2 के फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ। देखो ऐसे R, मतलब ये वाला ऐसे लगेगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर NH2, ठीक। यहाँ पे COOH, अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो NH3 बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे COO-। समझ में आया। तो आप लोग को ऐसे समझना है कि ये अमोनिया है, इसने ऐसे जाकर बैक साइड से अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया SN2 मैकेनिज्म से। तो ये NH3 कहाँ गया, ऊपर जाके लड़ गया। अब यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, COO-। आया बात समझ में। और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा प्लस NH4Br, ठीक। NH4Br क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिया था मैंने, NH3 यहाँ से, एक हाइड्रोजन इसका NH4 और एक Br यहाँ पे NH4Br, ठीक। तो हमको मिल जाएगा, ये देखो COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा अमीनो, तो जाएगा अल्फ़ा अमीनो एसिड, अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो देखो हमने अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया, किसकी मदद से, अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड या अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जो इनिशियल मॉलिक्यूल हमने लिया था इस वाले अल्फ़ा अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो लैबोरेटरीज में। जैसे कि यहाँ पे हमने आप लोग को पढ़ा होगा एक, हाँ, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ये HVZ रिएक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या करता है कि मान लो आपके पास कोई एसिड है, हमारे पास, मान लो हमने ले लिया एसिटिक एसिड लिया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया एसिटिक एसिड, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड। अब अगर आप लोग इस एसिटिक एसिड का ट्रीटमेंट कराते हो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर आप लोग इसको ट्रीट कर देते हो, तो ये जो Cl2 ग्रुप मतलब क्लोरीन ग्रुप है, ये इस वाले अल्फ़ा कार्बन पे जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा COOH, ठीक ना। अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड बना देगा, क्या बनेगा, अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड। तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड लिया हुआ है, तो ज़रूर हमने यहाँ पे HVZ रिएक्शन का प्रयोग किया होगा। HVZ रिएक्शन का प्रयोग हम लोग ऐसे करा देते हैं, मान लो यहाँ पे Br2 ले लिया प्लस PCl3 ले लिया, ठीक ना। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस है ना, तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl3 ही बनाता है, ठीक ना। तो ब्रोमीन हमने यहाँ पे ले लिया। अब अगर इसको बोल देंगे तो ये हो जाएगा HVZ रिएक्शन, ठीक ना, HVZ रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या लिया होगा, जरूर हमने ये लिया होगा, एसिड लिया होगा RCH2COOH, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन पे क्या होगा, ब्रोमीन का यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। मतलब आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया तो आप पहले HVZ रिएक्शन करके अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड बनाओगे, फिर अल्फ़ा हेलोजिनो एसिड को अमोनिया के साथ, कंसनट्रेटेड अमोनिया के साथ ट्रीट करके अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन आप लोग कर दोगे। तो ये तो हुआ पहला मेथड अमीनो एसिड का फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, तो हमारे पास दूसरा मेथड, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, अब हमने एल्डिहाइड ले लिया मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक। ये हमने क्या लिया, एल्डिहाइड। अब अब देखो एल्डिहाइड से हमको बनाना क्या है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना, यही अल्फ़ा अमीनो एसिड हमको यहाँ पे बनाना है। तो ये अमीनो एसिड हम बनेगा कैसे, अब यहाँ पे तो कोई पहले यहाँ पे तो देखो एसिडिक ग्रुप मिल गया था, हमको खाली यहाँ पे अमीनो ग्रुप बनाना था। देखो एसिडिक ग्रुप यहाँ पे था, अमीनो ग्रुप हमको खाली बनाना था, लेकिन यहाँ पे तो ना ही एसिडिक ग्रुप दिख रहा है ना ही अमीनो ग्रुप दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे,
तो यहाँ पे देखो आप लोग सिंपली इसको ट्रीट कर देना अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन, ठीक ना। अमाइनेशन का मतलब क्या होगा? अमीन का यहाँ पे रिडक्शन। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे देखो जो R ग्रुप था वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, ये NH, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन के आया। अब अगर इस स्ट्रक्चर का आप लोग ट्रीटमेंट कर देते हो HC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, मतलब HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो देखो यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है। तो ये बॉन्ड ऐसे जा कर के यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पे अटैक किया इसने, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, तो इसको आप लोग बोल सकते हो SN2 मैकेनिज्म से इसने अटैक किया। अच्छा, जब इसने अटैक किया यहाँ पर तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करा दो, R यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड NH और NH2 यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो H प्लस के फॉर्म में रहेगा, ये माइनस के फॉर्म में, तो इसको अटैच कर लेगा। नीचे क्या लग जाएगा? देखो यहाँ पे CN ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक। अब ये वाला जो कंपाउंड आया, अब अगर आप लोग इसका क्या कराते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हो। क्या लगाते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हो हीट के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आप लोग को मिल जाएगा RC, यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH, ठीक है। या अगर आप लोग इसको ज्विटर फॉर्म में लिखोगे, ज्विटर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखोगे तो NH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CO माइनस, तो यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास अल्डिहाइड था, यहाँ पे ना ही एसिडिक ग्रुप था ना ही अमीनो ग्रुप था, तो हमको दोनों ग्रुप लाने थे। तो अमीनो ग्रुप लाने के लिए पहले हमने इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर दिया। ये क्या है? अमोनिया ही तो है। ये क्या है? अमोनिया है। तो यहाँ पे रिडक्टिव अमाइनेशन हो गया, यहाँ पे NH ग्रुप वहाँ पे अटैच हो गया। अब इसको हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट किया। क्यों ट्रीट किया? क्योंकि हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी चाहिए था। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर। आया बात समझ में? तो ये हुआ दूसरा मेथड। अब यहाँ से तीसरा मेथड पे। अच्छा, इस वाले मेथड का जो सेकंड वाला मेथड है, इसका एक स्पेशल नेम है। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैकर्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? अरे चल जा पेन, पेन चल जाओ। पेन नहीं चल रहा है रेड वाला, हम इससे लिख दे रहे हैं ब्लैक से, ठीक ना। इसको बोलते हैं स्ट्रैकर्स मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। स्ट्रैकर्स सिंथेसिस, ठीक। स्ट्रैकर सिंथेसिस इसको बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंथेसाइज किया, अल्डिहाइड से सिंथेसाइज किया। अब अगर करने की कोशिश करें तो इससे करते चलो आओ। RC डबल बॉन्ड O COOH। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा। अच्छा देखो कार्बन कौन सा? ये अल्फ़ा कार्बन ये वाला है, ठीक ना। इस COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फ़ा कार्बन है। और यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो अल्फ़ा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फ़ा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर इसका ट्रीटमेंट, अब देखो यहाँ पे हमको इस अल्फ़ा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना क्या है? अमीनो एसिड बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे एसिडिक ग्रुप मौजूद है, इस कीटो ग्रुप का ही कुछ करके हमको यहाँ पे अमीनो ग्रुप लाना है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे वापस से अमोनिया के साथ ही, ठीक। अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करते ही यहाँ पे ये फिर से देखो यहाँ पे ऐसे से ये H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, -H2O, ठीक ना। इसको हम लोग बोल देते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोल देते हैं? रिडक्टिव अमाइनेशन बोले, अमोनोलाइसिस बोलो, ठीक ना। अमोनोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना, वैसे ही अमोनोलाइसिस अमोनिया के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? अमोनोलाइसिस कहलाता है। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे हो जाएगा COOH। सही बात है, इतना चीज़ क्लियर है। अब देखो हमारे पास COH ग्रुप भी है, अल्फ़ा कार्बन भी है, यहाँ पे अमीन ग्रुप बनाना है बस हमको। अमीन ग्रुप की जगह पे डबल बॉन्ड है। तो देखो
यहाँ पे हम इसका करा देंगे रिडक्शन, क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, हाइड्रोजन ऑब्लिक पीडी, पैलेडियम, ठीक ना। अब जब यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन का मतलब बेटा आप लोग जानते हो, बताओ क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे भी हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, S से H2 हो गया, और यहाँ पे भी कार्बन था, यहाँ पे एक CH हो गया। तो मतलब एडिशन ऑफ कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। और रिडक्शन को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम्स कितने थे, कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम, हेटेरोएटम मतलब वो एटम्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर हों। यहाँ पे नाइट्रोजन है हेटेरोएटम, नाइट्रोजन क्या है, हेटेरोएटम है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन ये वाले कार्बन से बॉन्डेड है, लेकिन हेटेरोएटम यहाँ पे खाली नाइट्रोजन है, और हेटेरोएटम से बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम इस केस में कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम कितने हैं, एक ही है। नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, और हाइड्रोजन से कार्बन से देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम डिक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम इंक्रीज होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत काम देगा आप लोग के। आया बात समझ में। चलो, तो ये हमारे पास क्या बना, अल्फ़ा अमीनो एसिड बना। क्या बना, अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पे हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फ़ा कीटो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया था। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो था, लेकिन यहाँ पे अमीनो ग्रुप नहीं था। तो हमने यहाँ पे अमोनिया के साथ अमोनोलाइसिस करा करके और फिर रिडक्शन करा करके अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। इसका भी एक स्पेशल नेम है, इसका नेम है कूप सिंथेसिस। क्या नाम है इसका, कूप सिंथेसिस, इसको बोलते हैं कूप सिंथेसिस, ठीक है। एक हो गया स्ट्रेकर सिंथेसिस, एक हो गया कूप सिंथेसिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना प्रिपरेशन के लिए अमीनो एसिड्स के। अब आते हैं कुछ और सिंथेसिस, मतलब कुछ और प्रिपरेशंस अमीनो एसिड्स के देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने मेलोनिक एस्टर का नाम सुना है, हाँ ज़रूर सुना होगा। अब मेलोनिक एस्टर में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो चलो पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये मान लो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा देखो, ये है हमारे पास CH4, ये क्या है, मीथेन। क्या है ये, मीथेन, ठीक ना। अब अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, CH3। इसको बोल देंगे मिथाइल ग्रुप। क्या बोल देंगे, मिथाइल ग्रुप, सही है। अगर यहाँ पे से एक और हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये जगह CH2, ठीक ना, ऐसे लिख देंगे। इसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा। अगर इसी मिथाइलिन ग्रुप में मैं यहाँ पे 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ, या फिर कह लो कि जो इस मिथाइलिन ग्रुप को एक्टिवेट कर दे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कार्बोनिल ग्रुप लगाया, एस्टरिक ग्रुप, ठीक ना, OC2H5, ठीक ना, दोनों तरफ लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक ना। तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप था, इसको मैंने इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप को लगा करके, दोनों साइड कार्बोनिल ग्रुप को अटैच करके इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। ये मिथाइलिन ग्रुप क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। और इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ठीक ना, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब देखो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड तो ये है, ठीक, और इसका नाम होता है मेलोनिक एस्टर। क्या होता है, मेलोनिक एस्टर। इसका नाम क्या होता है, मेलोनिक एस्टर होता है इसका नाम। मेलोनिक एस्टर क्यों, कि आप ये देखो एस्टरिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप बीच में अटैच्ड है। तो इतनी बात आप लोग को पता हो गई। चलो ये एक चीज़ क्लियर हुआ कम से कम। अब यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन्स हमारे पास लगे हुए होते हैं, ये दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन्स क्यों होते हैं ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ही साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, दोनों तरफ शिफ्ट होती जा रही है।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शिफ्ट होती जा रही है तो ये H+ को ईजिली क्या कर देगा, लॉस कर देगा। दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक हाइड्रोजन, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। अब अगर मान लो ये H+ को यहाँ पे लॉस कर दिया तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस आएगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक ना। तो ये जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो यहाँ पे ये H+ को ईजिली रिमूव कर देगा, क्योंकि ये जो हमारे पास कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल रहेगा रेजोनेंस से, तो ईजिली H+ को रिमूव कर सकता है। दैट्स वाई दे आर एसिडिक हाइड्रोजन्स। देखो यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड को गिरा देगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो ये वाला ऐसे नहीं गिराया नेगेटिव चार्ज को, इधर साइड में गिरा दिया तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। चलो, मेलोनिक एस्टर के बारे में इतनी चीज़ें जानी है आप लोगों ने। अगर मैं इसको थोड़ा और साफ़ सुथरा फिर से लिख देता हूँ एक बार, देखो ये वाला, ये जगह कार्बन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक ना। अब अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे कोई अमाइड ग्रुप लगा देता हूँ, मान लो ये है N, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप CO, ठीक ना। अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये, बेसिकली ऐसे कह लो, ये क्या है, अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप, अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे हमने लगा दिया। तो ये अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप जब इस मेलोनिक एस्टर के ऊपर लग जाएगा तो इसका कलेक्टिवली नाम हो जाएगा अमाइडो मेलोनेट, एमिडो मेलोनेट, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, एमिडो मेलोनेट इसका नाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वो वाला स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करके ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, ठीक ना, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ था उस हाइड्रोजन की जगह अगर मैंने यहाँ पे Br लगा दिया होता, ब्रोमीन लगा दिया होता, ये अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया है, तो इसका नाम क्या हो जाता, ब्रोमोमेलोनेट, क्या हो जाता, ब्रोमोमेलोनेट, या आप लोग उसको बोल सकते थे ब्रोमोमेलोनिक एस्टर, ब्रोमोमेलोनिक एस्टर बोल सकते थे, ठीक ना, कुछ भी बोलो, ब्रोमोमेलोनिक एस्टर। अब देखो इन दोनों का मैंने यहाँ पे इसलिए दिया इंट्रोडक्शन क्योंकि फोर्थ जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रिपरेशन का, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल मैं इसको लूँगा एमिडो मेलोनेट को, और फिफ्थ जो मैं प्रिपरेशन मेथड आप लोग को बताऊँगा उसमें मैं इस ब्रोमोमेलोनिक एस्टर को यूज़ करूँगा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। चलो चलते हैं अब यहाँ पे फोर्थ वाले मेथड पर, प्रिपरेशन के फोर्थ मेथड पर। अब देखो फोर्थ मेथड यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारे पास फोर्थ मेथड होगा, हमने बताया यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने कोई अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया हुआ था कुछ इस प्रकार से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये हमारे पास, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एमिडो मेलोनेट, क्या हो जाएगा, एमिडो मेलोनेट। अब ये एमिडो मेलोनेट का हम लोग क्या करेंगे, हमको इससे बनाना क्या है, अमीनो एसिड बनाना है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमको बनाना क्या है, अमीनो एसिड बनाना है, ठीक। अब देखो आप लोग को अल्फ़ा कार्बन दिख रहा होगा, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, ठीक। देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे N भी है, तो कंफर्म तो हो गया कि ये वाला अल्फ़ा कार्बन है। अब इस वाले अल्फ़ा कार्बन को, ये हमको N दिख रहा है तो हमको इसको अमाइड में, अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, और इन दोनों में से किसी एक कार्बोनिल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए अभी हमने बताया कि ये वाला क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। अभी हमने बताया था ना कि वाला एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन का पहले हम लोग रिमूवल कराएंगे। क्या कराएंगे, रिमूवल कराएंगे। कैसे रिमूव होगा, हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम इथॉक्साइड, क्या ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड आयन ले लिया। आप लोग को पता है सोडियम इथॉक्साइड आयन यहाँ पे एज अ बेस वर्क करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये बेस की तरह काम करेगा। ये इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करने आएगा, ठीक ना। अब इसने इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे देखो स्पीशीज़ क्या बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास स्पीशीज़ कुछ इस टाइप की बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है।
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कोई अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O C2H5, सही है। अब ये स्टेबल रहता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी काफ़ी स्टेबल रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ, मान लो RH ले लिया, अल्काइल हैलाइड, ठीक, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। ये देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा और ये बैक साइड से जाके अटैक करेगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक। SN2 मैकेनिज्म को इसने फॉलो किया, बैक साइड से अटैक किया, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C2H5, सही है। यहाँ पे हो जाएगा R का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये अमाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो था ही हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O C2H5। आया बात समझ में? इतना चीज़ क्लियर है? चलो, यहाँ पर इतना बना। अब इससे देखो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे R ग्रुप तो आ गया। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ करना है, सिंपली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। आप क्या करा दो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ साथ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस और थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कराने के बाद क्या मिलेगा आपको? देखो, ये जो N था ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन और ये R ग्रुप वैसा ही वैसा रहेगा, और जो ऊपर वाला ग्रुप है यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ज्विटर एंड फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये जगह COO माइनस, और जो C2H5 है ये हाइड्रोलिसिस के टाइम पर ये इथेनॉल बन के बाहर निकल जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। और ये भी C2H5OH बन जाएगा, और ये जो CO2 बन रहा है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, जो कि हम लोग बोला थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। आया बात समझ में? इतना चीज़ क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड। अगर आप लोग को ये स्टेप नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं बहुत ही ब्रीफ में आगे वाले मैकेनिज्म में समझाने वाला हूँ, ये वाला स्टेप आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड का हमने फॉर्मेशन फिर से कर दिया। अब देखो, लास्ट हम लोग जो चलेंगे 5वां वाला मेथड, वो बहुत ही ख़ास है। वो खुद में ख़ास इसलिए है क्योंकि वो एक नेम्ड रिएक्शन भी है। क्या है? वो एक नेम्ड रिएक्शन भी है, जो कि 12th में बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। जो 5वां हमारे पास मेथड है, पहले मैं रिएक्शन बता दूंगा फिर उसका नेम बताऊंगा, आप लोग तब तक गेस करते रहना कि उसका नेम क्या है, ठीक ना। 5वां जो हमारे पास आएगा, हमने बताया था यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे हमने ले लिया था ब्रोमीन, याद है? मेलोनिक एस्टर में यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया था, OC2H5, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OC2H5। इसका नाम क्या था? मैंने बताया था ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। क्या बताया था? ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। ब्रोमो मेलोनिक एस्टर, ठीक है। ये आया ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। अब देखो, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन था, हमको बनाना इस वाले से अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे? देखो, अब इस वाले हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है तो सबसे पहले इसको बेस से ट्रीट कर दो, सोडियम इथॉक्साइड से, मतलब इथॉक्साइड यहाँ पे आएगा C2H5, ठीक ना। ये वाला इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा कि नहीं? आराम से कर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्पीशी बनेगी, ये Br, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OC2H5, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5, सही है। इतना चीज़ समझ में आया? अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा अगर मैं यहाँ पे RH रख देता हूँ, एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल रख देता हूँ, ठीक ना। तो क्या होगा? ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो किया, यहाँ पे देखो Br बना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OC2H5, और यहाँ पे एक R ग्रुप लग गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ये आया। अब देखो, इतना बनने के बाद हमको क्या करना है? इस वाले ब्रोमीन को, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे जो ब्रोमो मेलोनिक एस्टर है, सबसे पहले इसको हम लोग बेस से, आप लोग यहाँ से ट्रीटमेंट करा के यहाँ तक ला दिए,
अब इसके अलावा आप लोग एक और चीज़ कर सकते थे, ये जो ब्रोमोमेलोनिक एस्टर है इसको आप लोग डायरेक्टली ट्रीट कर देते, किसके साथ, इसके साथ देखो, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड के साथ। यहाँ पे मान लो ये है, या मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन था, ठीक। अब यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, क्या था, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थैलीमाइड, थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब देखो, आप डायरेक्टली ब्रोमोमेलोनिक एस्टर को इससे ट्रीट कर सकते थे, या तो इतना स्टेप करने के बाद आप इस वाले स्टेप को पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ ट्रीट कर सकते थे। मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर यहाँ पे इस स्टेप तक आप पहुँच गए थे, इस स्टेप के पहुँचने के बाद आप लोग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ ट्रीट करते, मान लो यहाँ पर मैंने इससे ट्रीट कर दिया, ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K पॉजिटिव और यहाँ पे N निगेटिव, ठीक ना। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मैं इसका बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये रहा कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक ना। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, ठीक, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये बैक साइड से जाएगा ये इस तरीके से, और ये वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक। ये भी एक SN2 मैकेनिज़्म को ही फॉलो कर रहा है, और ये वाला ब्रोमीन का बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये देखो कुछ इस टाइप का, ये देखो यहाँ पे आया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाले हैं, तो ये जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है आप लोग बना दोगे, OC2H5, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ था, ऊपर देखो C डबल बॉन्ड O OC2H5, मतलब फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप लोग इसको इससे ट्रीट कर रहे हो तो ठीक, अगर आप लोग इसको इससे ट्रीट करते हो तो क्या मिलेगा, ये देखो N का जो माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला ब्रोमीन ऐसे टूट जाएगा। ये भी SN2 मैकेनिज़्म को ही फॉलो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ऐसे बनेगा, ठीक ना। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा N, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5, ठीक है। और यहाँ पे S था, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है, ये बना। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कब, जब इसने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ने ब्रोमोमेलोनिक एस्टर के ऊपर अटैक किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को अगर हमको हटाना है तो वापस ये इथॉक्साइड आयन से ट्रीट करेंगे, इथॉक्साइड आयन से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको हम RX से ट्रीट कर देंगे, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये H जो है वो हट के क्या जाएगा, R हो जाएगा। अब ये अगर ग्रुप यहाँ पे R हो गया, मतलब ये दोनों से ट्रीट करने के बाद ये अगर R हो गया तो देखो क्या ये सेम स्ट्रक्चर नहीं बना दिया, दोनों क्या है, सेम ही तो स्ट्रक्चर हैं। तो चाहे आप यहाँ पे इस H का रिमूवल करके यहाँ पे R तक लाओ और फिर इसको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड से ट्रीट कर दो तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, चाहे आप इनिशियली ब्रोमोमेलोनिक एस्टर को पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ ट्रीट कर दो तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा सेम। समझ में आया बात, समझ में? तो आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो, किताब में आपके ये वाला मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके आगे की कहानी क्या थी, हमको एम क्या था, अमीनो एसिड बनाना था, लेकिन मेरा मेथड ये था कि आपको ये भी समझाऊँ कि आप इधर से भी जा सकते हो और आप इधर से भी जा सकते हो, ठीक।
तो मैं इसको इरेज करके ज़रा फिर से आप लोग को इसको समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रह जाए इस वाले रिएक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नेम्ड रिएक्शन है और जो कि रेगुलरली आपके एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है। आया बात समझ में? तो देखो मैं इसको इरेज कर दिया, अब इसको फिर से बनाता हूँ। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास Br था, ये जगह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जगह O(C2H5), ये जगह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O(C2H5), ठीक ना। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ, ठीक, ये इस प्रकार से, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। और ये क्या है? ब्रोमोमेलोनिक एस्टर है। ये क्या है? ब्रोमोमेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर है ये। और ये क्या है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। अब जब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जाएगा यहाँ पे बैक साइड से अटैक कर देगा, ये वाला ब्रोमीन का बॉन्ड से टूट जाएगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले ये वाला ग्रुप लिख देंगे हम लोग ऐसे, ये बेंजीन रिंग, ठीक ना, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक ना, और यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5), ठीक, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो था ही, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5). इतनी चीज़ें समझ में आई, ये मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है तो हमको बेस लाना पड़ेगा। सोडियम इथॉक्साइड से ट्रीट कर दो O(C2H5), ठीक, क्या करेगा? इस वाले बेस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस वाले को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद पहला मेथड हमने क्या लिया? इसमें बेस लगा दिया, और दूसरा मेथड हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कोई RX ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे ले रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड। तो बेस पहले यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, माइनस आयन, कार्बन के ऊपर माइनस। अब वो वाला माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और इस RX के ऊपर गिर जाएगा। तो देखो हमारे पास फाइनली बन के क्या आएगा। अच्छा चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर इसके ऊपर अटैक कराया आपने इथॉक्साइड आयन का, तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको, ये यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा यहाँ पे कार्बन, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5), माइनस चार्ज यहाँ पे। अच्छा इसको मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ, हमको अगर लिखना होता तो यहाँ पे 2 स्टेप में मैं यहाँ पे कर सकता था, लेकिन बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को मेमोराइज़ भी होता रहे सब कुछ, आप लोग को बाद में याद करने की कोशिश ना करनी पड़े, ठीक। या माइनस आया। अब अगर मैं इसको RX के साथ ट्रीट कर देता हूँ, RX के साथ, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और ये क्या करेगा? बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको, सही है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन के बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O(C2H5), ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा R ग्रुप अटैच, ठीक, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5). ये है बस समझ में, इतना हुआ। अब इसके बाद देखो आप लोग को ये अल्फ़ा कार्बन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी है और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आप बना सकते हो। हमको अमीनो एसिड के साथ दिखने लगा है। अब कुछ नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पे आपको बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करा देना है। क्या कराना है? बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, मतलब NaOH ले लेना, H2O मॉलिक्यूल ले लेना, हीट कर देना, ठीक ना। ये क्या जाएगा? बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस आपने करा दिया। बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे थैलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? थैलिक एसिड, मतलब कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और यहाँ पे भी O माइनस।
आप यहाँ पे H+ लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, वर्कअप करा रहे हो, तो यहाँ पे ये थैलिक एसिड हो जाएगा। क्या जगह? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। थैलिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो मेन हमारा है वो क्या बनेगा, देखो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ठीक ना। नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 H लग जाएगा, ठीक। NH2 यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, ये R ग्रुप तो था ही, ऊपर वाला जगह C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, ठीक ना। और ये C2H5 है ना, वो इथेनॉल बना लेंगे, C2H5OH, ठीक। तो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर देखो ये है, ये वाला हमारे पास मेन स्ट्रक्चर जिसका हमें काम है, ठीक ना। इसी से हमारा अमीनो एसिड बनेगा। अब क्या करेंगे, देखो ये जो ग्रुप आया, इस ग्रुप को अगर हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मान लो करा देते हैं अब वर्कअप, और यहाँ पे हीट दे देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। क्या करेंगे? थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे तो ये CO2 ग्रुप तो यहाँ से उड़ जाएगा। तो हमारे पास देखो बनेगा क्या, H2N कार्बन, ये R ऊपर हो जाएगा COO माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। इसको आप लोग NH3 पॉजिटिव कर लो, ठीक ना, NH3 पॉजिटिव ज़्यूटेरान के फॉर्म में लिख दो। देखो NH3 पॉजिटिव, ये CO माइनस, ये यहाँ पे कार्बन, ये R, यहाँ पे हाइड्रोजन, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन करा तो ये वाला CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, मतलब माइनस ऑफ CO2 है यहाँ पे, ठीक ना, माइनस CO2 हो गया। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अमीनो एसिड है। क्या है? अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, ब्रोमोमेलोनिक एस्टर से और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड से अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर दिया इतने मैकेनिज़्म से। अब देखो इसका मैं यहाँ पे नेम बता देता हूँ, इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक ना। अल्फ़ा अमीनो एसिड का यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के जरिए हमने प्रिपरेशन किया। तो ये हुए 5 मेथड्स, जिसमें से कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी था, नेम्ड रिएक्शन भी है ये, ठीक। तो हमने बात किया अमीनो एसिड क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया, उसके ज़्विटरानी स्ट्रक्चर पे बात की, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बात की। बाद में हमने देखा इसके प्रिपरेशन, कुछ नेम्ड रिएक्शन और कुछ मज़ेदार तरीके, मतलब SN2 मैकेनिज्म्स देखा, बेस कैटालिसिस देखा। तो ये सब देखने के बाद अमीनो एसिड का यहाँ पे टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। हालांकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, बट वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हो सकता है तो मैं उसका एक फ़ोटो आपको क्लिक करके यहाँ पे डाल दूँगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है। थैंक यू।